वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 साइंस बुक का गति चैप्टर का कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे, जो कि पेज नंबर 112 का है। इस पेज नंबर 112 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका हल को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस क्या है। तो पहला मैंने इन दोनों का परिभाषा को ही लिखा है, जो कि एक डिफरेंस होगा। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और दूसरी तरफ किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। ठीक है, और नीचे में मैंने उसका फॉर्मूला लिखा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय, और वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय यानी कि कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, तो और एक बात है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये इकाई समय, इकाई का मतलब नहीं समझ में आता है। ठीक है, या एकांक का मतलब, तो इसको मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक समझा देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो एक बार इसे भी समझ लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि जो टोटल दूरी है 5 मीटर दिया गया है, और उस दूरी को तय करने के लिए समय 2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो इसको कुल दूरी बटा कुल समय अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2.5। 2 से अगर भाग देंगे 5 को तो हम 2.5, 2.5 बार में 5 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 2 जो होगा एक बार में। ठीक है, तो कितना निकला, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे चाल क्या हो गया, तो चाल तो हमारा हो गया एकांक समय में, यहाँ पर चाल क्या है, यानी कि 1 सेकेंड में चाल कितना, 2.5 मीटर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एकांक समय में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे जब भी हम चाल निकालेंगे तो हमेशा वो एकांक समय में निकला, समय हमारा 1 सेकेंड निकलेगा। अगर सेकेंड से डिवाइड करेंगे, अगर मिनट से डिवाइड करेंगे तो मान लो कि वह 1 मिनट निकला। यहाँ पर तो दूरी 10 मीटर है और समय 2 मिनट है, और यहाँ पर इस तरह से कुल दूरी को 10, अगर 10 को काटा गया अगर 2 से, तो 2 5 10, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 5 मीटर प्रति मिनट जो है हमारा चाल है। तो यहाँ पे भी एकांक समय में तय की गई दूरी कितना हुआ, 5 मीटर प्रति मिनट। तो प्रति मिनट या इसी को एकांक समय कहा गया। ठीक है, एक को नीचे हमेशा क्या आएगा, 1। और विस्थापन में भी वही हाल है। अगर विस्थापन हमारा कुल विस्थापन 10 मीटर है और लिया गया समय 2 मिनट है, तो उसी तरह इसको कैंसिल करने के बाद तो वही मिलेगा कि 5 मीटर प्रति मिनट, यानी कि एकांक समय में विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग में भी हमें क्या मिलेगा, 5 मीटर प्रति मिनट। तो वेग भी एकांक का मतलब 1, यहाँ पर भी 1। तो आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस को देखते हैं। चाल जो है यह एक अदिश राशि है, और वेग जो है यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो चाल क्यों अदिश राशि है और वेग क्यों सदिश राशि है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए अगर हम चाल निकालना चाहते हैं किसी वस्तु का, अगर एक व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट किया और बी बिंदु तक पहुंचा। ठीक है, तो प्रारंभ ए से किया, बी तक पहुंचा, और इसने ये चलते चलते कितना दूरी ये है, टोटल दूरी 50 किलोमीटर। ठीक है, कितना समय लगाया, 2 घंटा लगाया। तो जब चाल निकालेंगे तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कितना निकला, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे भी निकल गया, एकांक समय में कितना निकला, 25 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में यहाँ पे 25 किलोमीटर, यही इसका चाल है। ठीक है, अब इस चाल को व्यक्त करने के लिए हमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ पे दिशा नहीं लिखे। ठीक है, लेकिन विस्थापन जब हम निकालेंगे तो हमें पता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हमें निकालना पड़ेगा। तो न्यूनतम दूरी कब निकलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा खींचेंगे तब, और वो सीधी रेखा किसी डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हम एक सीधी रेखा जब खींचेंगे तो यहाँ पे हमारा विस्थापन कितना मिला, 10 किलोमीटर। तो जब 10 किलोमीटर मिला तो विस्थापन के लिए तो हमें डायरेक्शन चाहिए, तो इसीलिए जब वेग निकालेंगे तो वेग हमारा क्या है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहाँ पे कुल विस्थापन कितना था, 10 किलोमीटर, और समय कितना था, 2 घंटा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा था, 2 घंटा। तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो 5 किलोमीटर प्रति
1 घंटा में 5 किलोमीटर। लेकिन इसका यहाँ पे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में गया, तो विस्थापन किस पूरब से पश्चिम दिशा में इसका विस्थापन 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हो गया एक सदिश राशि, इसका डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये सदिश राशि, इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। लेकिन जब हम चाल को बताएंगे तो सिर्फ 2 किलोमीटर प्रति घंटा ही बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही बोलेंगे। तो यहाँ पर हमको दिशा की बताने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये अदिश राशि है और वेग जो है हमारा सदिश राशि है। ठीक है, अब तीसरा अंतर को देख लेते हैं। चाल सदैव धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती। चाल सदैव धनात्मक होगी और कभी भी क्या होगा, शून्य नहीं होती। और दूसरी तरफ इसका मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले इस चाल को समझ लेते हैं कि चाल हमेशा धनात्मक होता है। तो कैसे, मान लो कि एक ए बिंदु से स्टार्ट किए इस तरह से और बी बिंदु तक पहुँचे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम क्या निकालेंगे चाल, तो इस समय इसका चाल क्या निकलेगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर चाल हमारा कितना निकला, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक धनात्मक राशि मिला। ठीक है, धनात्मक, ये तो जीरो नहीं हुआ। अगर हम यहाँ से यहाँ तक फिर पहुँच जाए, फिर 10 किलोमीटर अगर कवर कर लें, और तो ये 50 10 कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ पे 60 किलोमीटर बटा अगर यहाँ से यहाँ तक और कुछ समय और लग गया, मान लो कि 1 घंटा और लग गया, मान लो सपोज 3 घंटा लग गया, यहाँ से 1 घंटा और लगा जाने में, तो ये हमारा हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा चाल जो होगा शून्य हुआ, नहीं हुआ। लेकिन ये यहाँ पे ये शून्य नहीं हुआ, तो इसीलिए, और धनात्मक भी वैल्यू क्या निकला, धनात्मक में निकला, और ये शून्य कभी नहीं हो सकता। ये तो समझ में आ गया कि चाल हमारा जो है धनात्मक होगा और शून्य नहीं होगा। अब हम विस्थापन के बारे में, तो चाल सदैव धनात्मक होती है और कभी जीरो नहीं होती है, बात तो आप लोग समझ लिए। अब इसका देख लेते हैं कि इसका मान, जो वेग का मान होता है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। सपोज मान लीजिए एक व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक गया। ठीक है, और उसने कितना दूरी तय की, मान लीजिए 10 किलोमीटर तय की। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेग निकालेंगे, तो वेग निकालेंगे, तो इसका वेग निकालेंगे तो क्या होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। मैंने सिर्फ विस्थापन लिखा है, यानी कि कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहाँ पे कुल विस्थापन कितना है इसका, क्योंकि सीधी रेखा में गया और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 घंटा लगा ये 10 किलोमीटर जाने में, तो यहाँ पे विस्थापन 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये विस्थापन जो हुआ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये धनात्मक होगा, क्योंकि यह ए से बी में एक डायरेक्शन में गया है, पूरब से पश्चिम की दिशा में गया। ठीक है, अब अगर यह धनात्मक हो, ये तो धनात्मक केस हो गया। अब ऋणात्मक कब होगा, अगर ये व्यक्ति फिर वापस इस तरह से लौटेगा उसी रास्ते से और लौटकर थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, मतलब सी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आने में यहाँ तक 20 किलोमीटर और आगे बढ़ जाएगा, तो सपोज मान लो कि 30 किलोमीटर, तब यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब उस समय हम विस्थापन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जाने में कितना लगा 20 किलोमीटर और आने में 30 किलोमीटर, तो 20 क्या कर देंगे यहाँ से, 20 जो होगा, यहाँ पे 10 किलोमीटर, जाने में कितना लगा, ये जाने में लगा है, ये लिया है 10 किलोमीटर, इसने 10 किलोमीटर कवर किया जाने में, और आने में सपोज मान लो कि ये 30 किलोमीटर आया, लौटा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चल कर आया उसी रास्ते से, सीधी रास्ते से। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया, 10 का हो गया। ये 10 और -30, तो ये हो गया 10 -30 यानी कि -20 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये 20 का डिफरेंस हो गया। -20 किलोमीटर जो हो गया वो क्या हो गया, -20 किलोमीटर इसलिए क्योंकि विपरीत दिशा में आया, वो विपरीत दिशा मतलब उसी रेखा में अब वापस आएगा। मैंने यहाँ पे नीचे इसका मान दिखाने के लिए, इसको यहाँ पर डायग्राम दिखाने के लिए नीचे खींचा हूँ। तो इसी डायरेक्शन में अगर और कवर, ये 10 किलोमीटर तो आया और 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया, मतलब उसी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसी रेखा में, तो ये -30 हो गया। तो इसीलिए ये +10 और उल्टा आया, इसलिए -30, तो क्या मिल गया, -20। तो यहाँ पर विस्थापन हमारा क्या होगा, ऋणात्मक, तो यहाँ पर विस्थापन ऋणात्मक हो गया। एक केस में देखेंगे कि
ये बेग सॉरी यहाँ पर जो विस्थापन हुआ ऋणात्मक होगा तो बेग भी ऋणात्मक होगा। तो बेग जो हम निकालेंगे यहाँ पर, तो कुल विस्थापन बटा मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है 2 घंटा और आने में कितना लग गया 3 आवर्स लग गया। ठीक है, तो कितना टोटल कितना हो गया 5। तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -4 किलोमीटर 5 1 जा और 5 4 जा, तो ये हो गया -4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या हो गया वेग ऋणात्मक हो गया और यहाँ पे क्या हो गया धनात्मक हो गया। ठीक है, जैसे कि विस्थापन यहाँ पे ऋणात्मक निकला -20 किलोमीटर, इसीलिए जब हम वेग निकालेंगे तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो कुल समय 5 घंटा लिया, जाने में 2 घंटा आने में 3 घंटा, टोटल ले गया 5 घंटा। ठीक है, तो कुल विस्थापन कितना निकला था -20 और कुल समय कितना निकला था 5 आवर्स। तो -20 डिवाइडेड बाई 5 कितना निकल गया -4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या होगा ये एक ऋणात्मक विस्थापन हुआ, इसीलिए ऋणात्मक वेग ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। और क्या बोला गया है कि शून्य भी हो सकता है। कब शून्य होगा जब ए से बी में जाएगा और बी से फिर वापस ए पॉइंट में आ जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा विस्थापन जो हो जाएगा यहाँ पर वापस आ जाएगा, तो ये विस्थापन क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन से वापस आएगा, तो इसी बी बिंदु भी यहीं पर आ जाएगा। अगर बी बिंदु से घूरकर वापस ए बिंदु पर आ गया व्यक्ति, तो उस समय विस्थापन क्या होगा शून्य। तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटा, 2 घंटा फिर आने में अगर 4 भी लगता है तो विस्थापन तो क्या हुआ शून्य, तो क्या होगा वेग क्या हो जाएगा हमारा शून्य। तो इस केस में शून्य, इसीलिए क्या हो सकता है वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से इसका मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है, और चाल सदैव हमारा क्या होगा ये धनात्मक होगा और कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो कब औसत जो किसी वस्तु का किस अवस्था में किसी वस्तु का कोई एक वस्तु है उसका औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है परिमाण है और उसकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड जो है दोनों बराबर हुआ। कब औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर तब होगा जब वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो। ठीक है, तो अगर एक वस्तु जो है एक सीधी रेखा में गति कर रही है, वो इधर उधर नहीं मुड़े, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही, उस समय में चाल और वेग दोनों का क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, जैसे सपोज इस डायग्राम में हम लोग मान समझ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक वस्तु गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँचा, तो इसका जब हम चाल निकालेंगे, इसमें मान लो कि 20 किलोमीटर ये रास्ता, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 20 किलोमीटर है, तो जब चाल निकालेंगे और समय लगा दिया 2 घंटा, तो जब हम चाल निकालेंगे तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ पे दूरी बटा समय निकालेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल निकल गया। और विस्थापन भी अगर हम निकालेंगे, क्योंकि कहीं भी मुड़ा नहीं है और ए से बी, तो न्यूनतम दूरी भी तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये सीधी रेखा ही होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की, तो यही स्ट्रेट लाइन ही होगा। उस समय विस्थापन भी कितना होगा 20 और समय तो 2 घंटा ही लिया है, तो उस समय भी जब वेग निकालेंगे इसका तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो यहाँ पर भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कोई भी वस्तु एक सरल रेखा में अगर सीधा चलता है तो उस समय उसका औसत चाल और औसत वेग क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या लिखा गया है कि औसत वेग का परिमाण और औसत चाल के बराबर तब होगा जब वस्तु सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है किसी गाड़ी का द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी का मतलब जितना भी वो दूरी तय किया, मतलब गाड़ी अगर जब से हम लोग स्टार्ट किए चलाना, जब नया नया गाड़ी लें वहाँ से जब वो शोरूम से निकला वहाँ से स्टार्ट किए चलाना, तो सारा उस ओडोमीटर में रिकॉर्ड रहता है। जब तक गाड़ी चलेगी वो सब रिकॉर्ड, लेकिन स्पीडोमीटर अलग होता है। स्पीडोमीटर में क्या होता है बच्चों, जैसे हम एक्सीलरेटर दबाएंगे उसका स्पीड जो है बदलता घटता रहेगा, वो स्पीडोमीटर बदलता घटता रखता है। लेकिन ये घटने की बात नहीं है, ओडोमीटर में टोटल जितना चला गया है वो सारा रिकॉर्डेड रहता है। इसीलिए किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मतलब जितना उसने दूरी तय किया है वो सारा दूरी डिस्टेंस उसमें रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो एक सीधी सरल रेखा दिखाई पड़ेगा। तो इसको हम लोग समझेंगे एक ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि जब हम
एक यहाँ पे बोला गया है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग ऐसा दिखाई पड़ता है। एक समान गति में है, समान गति मतलब समान गति कब होगा? समान समय में समान दूरी अगर वो कवर करता है तो हम कहेंगे समान गति में है। यानी कि जैसे कि मान लो कि एक वस्तु है, अब यहाँ पे इसको हम लोग एक्स एक्सिस पर अगर डिस्टेंस को, दूरी को प्लॉट कर दिए और वाई एक्सिस पर टाइम को, समय को प्लॉट कर देते हैं और उस समय उसका गति यानी कि उसको गति का उसका चाल स्पीड निकाल रहे हैं तो कैसे होगा? मान लो कि सपोज वह एक घंटे में 1 किलोमीटर गया तो उसका बिंदु यहाँ पर आएगा ग्राफ में। फिर एक घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में 1 किलोमीटर बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर तीसरे 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर तो यहाँ पे आएगा। फिर चौथे घंटे में भी 1 किलोमीटर बढ़ रहा है तो यहाँ पे आएगा। और सारे बिंदुओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रत्येक 1 घंटे में प्रत्येक 1 किलोमीटर नहीं कवर करता है तो वो सरल रेखा नहीं मिलेगा, हमें एक वक्र मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। सपोज मान लो कि हमें 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला, ठीक है। अब दूसरे 1 घंटे में वो और 2 किलोमीटर चल गया। अब दूसरे 1 घंटे में क्या होगा? 2 किलोमीटर कर गया। ये बिंदु कहाँ पर आएगा? यहाँ पे आएगा। और फिर तीसरे 1 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर और बढ़ा। अब 2 किलोमीटर नहीं, फिर घटकर 1 किलोमीटर पर आ गया तो यहाँ आएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये कर्व होगा। तो जब एक समान गति से अगर चलेगा तभी जाकर हमें क्या मिलेगा? जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है, एक समान मतलब प्रत्येक 1 घंटे में जितना दूरी तय करेगा, हर प्रत्येक 1 घंटे में उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो उस समय का मार्ग कैसा दिखाई पड़ेगा? एक सीधी सरल रेखा, जो कि हम ग्राफ से मैंने अभी आप लोग को दिखाया कि वो सीधी सरल एक रेखा होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट इस पेज का है, जो है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल भेजा जा रहा है, पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। और पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? तो उस अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष यान जो है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, वो हमें दूरी निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि सिग्नल की चाल, जो सिग्नल जिस स्पीड से आ रही है उस कितनी स्पीड से आ रही है? प्रकाश की चाल से, यानी कि प्रकाश का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इस रफ्तार से वो आ रहा है सिग्नल। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष की दूरी क्या है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या है। चलिए, तो ये क्वेश्चन पहले क्या दिया गया है? सिग्नल की चाल, सिग्नल कितना स्पीड से आ रहा है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि प्रकाश की चाल है, उतना ही बराबर सिग्नल का भी चाल वही है। सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 5 मिनट। तो हालांकि चाल हमें मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है, तो इसलिए समय को हम लोग क्या करेंगे? पहले सेकेंड में बदल लेंगे। तो 5 मिनट में कितना सेकेंड? 5 × 60, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितना? 60 × 5, तो 300 सेकेंड। तो 5 मिनट में हमारा कितना सेकेंड बन जाएगा? 300 सेकेंड। यानी कि 300 सेकेंड में इतना स्पीड से आएगा तो कितना दूरी होगा अंतरिक्ष यान और पृथ्वी की? तो दूरी का हमारा क्या है? तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी हमारा = कितना हो जाएगा? ये दूरी यहाँ पे फिर वापस मैंने यहाँ पे लिखा है, दूरी = चाल गुना समय। देखो यहाँ पे फॉर्मूला को आप लोग देख लो कि क्या होता है। चाल = क्या होता है? स्पीड क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम = चाल, स्पीड। तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पे दूरी निकालना है। हमारा चाल भी दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा चाल भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। निकालना क्या है? हमारा d का मान। तो d = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो s × t, यानी कि चाल गुना समय, दूरी = चाल गुना समय। इसलिए मैंने यहाँ पे दूरी = चाल गुना समय। तो चाल का मान 3 × 10⁸ और समय का मान 300 सेकेंड, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो 3 × 9 और ये 2 शून्य जो होगा इसमें ऐड हो जाएगा इसके पावर में, क्योंकि इसको कैसे हो जाएगा एक बार देख लेते हैं। ये 3 × 3 × इसको 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 10 को यहाँ पे हम अलग से ऐसा लिख दे 10⁸, इसको 10² भी लिख देंगे अगर ऐसे 3 × 9। और ये 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10² × 10⁸। ये दोनों प्लस हो जाता है, ठीक है। तो = 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा? इसको असल में ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻10, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू होगा 3 × 3 9, यहाँ पर हो जाएगा
ये 10, ठीक है, 9 × 10⁻10 मीटर। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, दूरी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से आपको आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद।